बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज एक ख़िताब किया है। आसमा जहांगीर साहिबा की याद में जो एक प्रोग्राम हो रहा था वो जारी रहा और आज भी चलता रहा। इससे पहले उसके अंदर बहुत सारे अहम लोग जो हैं, वकला, रहनुमा, सहाफ़ी, पाकिस्तान के अंदर जो लोग मकबूल हैं वो वहाँ पर जाके ख़िताब करते रहे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी वहाँ पर ख़िताब किया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उनसे कोई ज़बरदस्ती फ़ैसले नहीं करवा सकता, लेकिन उसके बाद उनके इस बयान के बाद ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के और सहाफ़ियों और दानिश्वरों की तरफ से तनकीद के बड़े निश्तर चलाए गए हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि अदलिया पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है और अदलिया पाकिस्तान में आज़ादी के साथ फ़ैसले नहीं करती, और इंतहाई मादरत के साथ अदलिया के फ़ैसलों पे लोगों को एतराज़ भी पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान की अदलिया वैसा परफॉर्म नहीं कर रही जैसा परफॉर्म करना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान की अदलिया को जो मुराद और जो सहूलतें हासिल हैं वो बहुत आला पाए की, बड़े आला दर्जे की हैं, लेकिन इंसाफ की फराहमी में इनका नंबर कहीं बहुत नीचे आता है। तो अदलिया के साथ बहुत सारी शिकायत हैं। अदलिया के हवाले से बहुत सारे लोगों के गिले और शिकवे हैं जो वक्तन फ़वक्तन मंजर आम पे आते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें जुडिशरी ने, अदलिया ने, वकला ने, इन्होंने मिलकर ठीक करनी है ताकि लोगों को पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर भरोसा हो जाए। हुकूमत को उनको फैसिलिटेट करना है, ज़्यादा अदालतें बनानी है, ज़्यादा बेहतर माहौल फराहम करना है। गवाहों की हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो हुकूमत के ज़िम्मे है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़िम्मे है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत के एंड पे, इदारों के एंड पे है, लेकिन जुडिशरी के अंदर बहुत सारी काबिल एतराज़ चीज़ें हैं, और माजी में तो बहुत ज़्यादा लोग उंगलियाँ उठाते रहे हैं। अब जो लोग ज़्यादातर मियां नवाज शरीफ साहब से वाबस्ता हैं या उनके करीब हैं, वो लोग ज़्यादा शोर मचा रहे हैं इस बात को लेकर कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा उस पर उनको एतबार नहीं है। लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया कि बंद किया जाए ये प्रोपेगेंडा और ये चीज़ें जो की जा रही हैं अदलिया के ख़िलाफ़। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के अंदर इंतशार फैलाती हैं। बहरहाल ज़्यादा पाकिस्तान में लोग जो मियां नवाज शरीफ साहब के हमायती हैं, जो ये सोचते हैं कि मियां साहब के साथ अदलिया ने ज़्यादती की थी, मियां साहब को अदलिया ने ज़्यादती करके निकाला। हालांकि कोई ये नहीं पूछता कि मियां साहब ने मनी ट्रेल क्यों नहीं दिया, कोई नहीं पूछता कि कतरी ख़त कहाँ से आया, कोई नहीं पूछता कि कैलिब्री फॉन्ट जो है वो कैसे आ गया। अब कोई ये भी नहीं पूछेगा कि राणा शमीम जो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान 2018 में रिटायर हुए, उनके स्टेटमेंट में कितने बड़े बड़े झोल हैं और वो मियां साहब के ज़ाती वर्कर रहे हैं। ये सवालात कोई नहीं उठाता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब खुद एक सिस्टम है, तो सिस्टम उनके साथ काम करता है, लोग उनको सपोर्ट करते हैं। आज मियां नवाज शरीफ साहब इंसाफ की, आइन और कानून की बात कर रहे थे, लेकिन जो ये बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब, वो खुद इस मुल्क से भागे हुए हैं, मफरूर हैं, अदालतों को मतलूब हैं। वो अदालतों के मामलात के ऊपर, कानून और इंसाफ के मामलात के ऊपर एक मफरूर मुल्जिम जो है वो उंगली उठाते हुए ये कह रहे हैं कि इनको ठीक किया जाए। इसको आप दो एंगल से देख सकते हैं। एक तो ये कि मियां साहब के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुआ, उन्होंने कोई दो नंबर तरीके से पैसा नहीं बनाया, और उनके साथ अदालतें ज्यादती कर रही थी, वो एक दाव लगाया और पाकिस्तान से बाहर निकल गए, और अब वो तब तक नहीं आएंगे जब तक कि उनको इंसाफ की यकीन दहानी नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है देखने का कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्योंकि उनकी मर्जी के फैसले नहीं मिल रहे थे, लिहाजा वो चक्कर देकर पाकिस्तान से निकल गए, और अब वो उन अदालतों में कभी पेश नहीं होंगे जब तक कि उनको उनकी मर्जी के फैसले नहीं मिल जाएंगे। लेकिन दोनों सूरतों में तनकीद करने का इख्तियार मियां साहब को इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हीं अदालतों में वो मतलूब हैं, यही अदालतें उन्हें बुला रही हैं और वो इन अदालतों में नहीं आ रहे। परवेज़ मुशर्रफ साहब को NRO भी मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था और उनको पाकिस्तान से निकाल दिया था, उस पर भी वो कोई बात नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मियां साहब तकरीर बहुत अच्छी कर रहे हैं आजकल, और उसका रीज़न ये है कि जिन अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ये आम तौर पे वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। ये लिखे हुए अल्फाज हैं। मियां साहब के सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर है जिसके ऊपर वो तकरीर को पढ़ते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं जो हमारे न्यूज़ एंकर्स होते हैं ना, उनमें नॉर्मली ज़्यादातर ऐसे होते हैं। बहुत अच्छे न्यूज़ एंकर भी हैं पाकिस्तान में, बड़े शानदार क्वेश्चंस करते हैं। मैं जब रिपोर्टिंग करता रहा हूँ तो बड़े बड़े अच्छे सवालात एंकर्स ने पूछे और बड़ी अच्छी उनके साथ डिबेट होती थी। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ते हैं, यानी सामने उनके एक कैमरा ऐसा होता है जिसके ऊपर स्क्रीन लगी हुई होती है,
उसके अंदर वो अल्फाज लिखे हुए चल रहे होते हैं, वो उनको पढ़ते जा रहे होते हैं और वो साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, वो साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब टेली प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। ये अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं साबित भी कर दूंगा टेक्निकली, क्योंकि मैं इस फील्ड का आदमी हूं तो मुझे पता है कि उनकी तकरीर उनको लिख के दी और वो टेली प्रॉम्प्टर पर पढ़ रहे थे और इस पर उन्होंने खासी प्रैक्टिस हासिल कर ली है। पाकिस्तान में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, 4 दफ़ा इनके वज़ीर आला रहे पंजाब में। आज भी मियां साहब कह रहे हैं कि तालीम, सेहत और इंसाफ के लिए वो काम करना चाहते हैं। हालांकि इतना लंबा इक़्तिदार, 30 साल से लंबा इक़्तिदार होने के बावजूद वो तालीम, सेहत और इंसाफ पे काम नहीं कर सके। अब यहाँ पे कुछ नारे लग रहे थे, मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। ये तो वकला का, सिविल सोसाइटी का एक गैर सियासी किस्म का इजलास था। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया वकला की जानिब से कि ये जो काला कोट है, मियाँ तेरा वोट है। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वकला के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की थी पॉलिटिकल पार्टीज ने, खास तौर पे उन 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने जो उस वक्त पाकिस्तान से बाहर थी। मियाँ साहब भी जिला वतन थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा भी नहीं थी, और फिर उस वक्त वकला को बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया था। मुशर्रफ साहब आज भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वकला को बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग की गई थी बाहर बैठे हुए पॉलिटिशियंस की जानिब से, ताकि वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक चलाएं। तो वो काला कोट कल भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, आज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये आवाज़ तमाम वकला की हो। वकला के मुख्तलिफ धड़े हैं, वकला का मुख्तलिफ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से वाबस्तगी है। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करनी थी, इसलिए उनके हमायत याफ्ता वकला वहाँ पे बड़ी तादाद में आए थे। लेकिन मियाँ साहब की तकरीर में था क्या? आज की अगर तकरीर को आप देखें तो बहुत मायूसी हुई है PMLN के वर्कर को और उन तमाम इनकलाबियों को जो मियाँ नवाज शरीफ साहब से इनकलाब की उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन तमाम लोगों को जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को समझ रहे हैं कि अब वो एक इनकलाबी लीडर बन चुके हैं। क्योंकि इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी तकारीर करते रहे हैं तो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैलों के नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया मियाँ नवाज शरीफ के साथ, और बड़े अजीब अजीब इल्ज़ामात उन्होंने लगाए जिनको वो आज तक साबित नहीं कर सके या जिनके सबूत के तौर पे उनके पास कुछ मौजूद नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर मियाँ साहब ने बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाए थे। सब ये तवक्को कर रहे थे कि अली अहमद कुर्द की बात मियाँ नवाज शरीफ साहब दोहराएंगे और उससे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। कल से लेकर आज तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मुख्तलिफ ट्रेंड्स चल रहे थे। एक ट्रेंड चल रहा था वॉइस ऑफ ट्रुथ नवाज शरीफ, कि सच्चाई की जो आवाज़ है वो नवाज शरीफ है, और दीगर ट्रेंड भी चलाए गए। इस मामले को हाइप दी गई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पता नहीं आज क्या करने वाले हैं आज की तकरीर में। लेकिन उन्होंने किया क्या? मियाँ साहब ने एक ऐसी तकरीर की जिसमें मफाहमत थी, एक ऐसी तकरीर की जिसमें सिर्फ उन्होंने सवालात उठाए, किसी बात का हल या जवाब नहीं बताया, बल्कि वो ये कह रहे थे कि अब बैठ के फैसला करें, यहाँ बैठ के आप लोग फैसला करें, जमहूरियत को वापस लाना है, मुल्क को दलदल से निकालना है। रवायती जुमलेबाजी थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गोल मोल करके बात की है, वो उस तरह से क्लियर नहीं थे जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले तक वो क्लियर होते थे। और इससे पहले कुछ खबरें भी आई हैं। खबरें ये आई हैं कि कुछ मुक्तदर हल्के मियाँ नवाज शरीफ साहब से राब्ते में हैं। ये खबरें PMLN का सोशल मीडिया सेल इसको प्रमोट करता है, और PMLN के करीब समझे जाने वाले कुछ सहाफ़ियों ने ये खबरें दी हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लंदन में मामला तय किए जा रहे हैं और ताकतवर हल्के उनके साथ बातचीत में हैं। ऐसे में आज की तकरीर का सब इंतज़ार कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहीं मफाहमत में चले गए हैं, डील में चले गए हैं, या अभी भी वही मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जो इनकलाब लेकर आना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो नज़र ये आया उनकी तकरीर में कि मियाँ साहब की एक मफाहमत ज़दा तकरीर थी जिसमें कुछ सवालात थे, कुछ अंदेशे थे और कुछ उन्होंने जज्बाती बातें की हैं। लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की गई थी कुछ सहाफ़ियों, दानिश्वरों, मीडिया के लोगों, सिविल सोसाइटी, वकला और दीगर कुछ जो PMLN के करीबी हल्के हैं उनकी जानिब से जो एक हाइप क्रिएट की गई थी, मियाँ साहब उस पैमाने पर पूरा नहीं उतरे। मुबशर जैदी साहब ने एक बड़ी मज़ेदार ट्वीट की है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि अगर आसमा जहांगीर आज जिंदा होती तो मियाँ साहब के इनकलाबी खिताब के बाद ये ज़रूर कहती कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो कंप्रोमाइज़ क्यों करते हैं और वो सवाल क्यों नहीं पूछते जो आप अब पूछ रहे हैं। मुझे याद है 2008 से 2013 तक मियाँ साहब बड़े सख्त सवालात पूछते थे इस्टेब्लिशमेंट से, इदारों से, अदलिया से, लेकिन फिर मियाँ साहब इक़्तिदार में आ गए और चुप हो गए।
फिर मियाँ साहब जब निकले तो मियाँ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला, फिर सख्त सवाल शुरू कर दिए, आज फिर पूछ रहे हैं। तो मियाँ साहब का हमेशा से ये तरीका है कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो कंप्रोमाइज़ करके, क्योंकि वो आते हैं, डील करके क्योंकि वो आते हैं, इसलिए फिर वो कंप्रोमाइज़ में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तो वो उंगलियां उठाते हैं, इदारों को टारगेट करते हैं, अपने मुखालिफिन के ऊपर मुश्किल सवालात उठाते हैं जिनके जवाब खुद उनके पास कभी हुकूमत में रहते हुए मौजूद नहीं होते। आसमा जहांगीर साहबा के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया। आसमा जहांगीर साहबा का 3 अगस्त 2017 का बयान है कि कभी मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया, हमेशा से पीपल्स पार्टी की वोटर रही हूं। नवाज शरीफ साहब से उनको प्रॉब्लम भी था कि मियाँ साहब हमेशा डील कर देते हैं और डील करने के नतीजे में फिर निकल जाते हैं। आज मियाँ साहब की तकरीर से पहले एक शोशा छोड़ा गया कि इंटरनेट बंद हो गया है, वहाँ कोई टेक्निकल इशू था और इतना शोर मचाया कि पता नहीं मियाँ साहब ऐसा कौन सा इनकलाबी बयान करने वाले हैं, कुछ ऐसे पोल खोलने वाले हैं कि जिसके लिए पूरे लाहौर का इंटरनेट बंद हो गया। हम इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ आसपास मेरे दोस्त ने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा नेट यहाँ पे चल रहा है, वहाँ अंदर कोई टेक्निकल इशू है, और बाद में इंटरनेट चला, मियाँ साहब की पूरी तकरीर आई, लेकिन कुछ भी नहीं, उसके अंदर तो मफाहमत थी। और ये तकरीर तो आप चाहे पीटीवी पे चला दें, इसका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि वो एक एब्सकॉन्डर हैं तो उनकी तकरीर कानूनी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न पे या पाकिस्तान के दीगर मीडिया के ऊपर नहीं चलाई जा सकती। ये था जी मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला। फवाद चौधरी साहब को बुलाया गया था वज़ीर इत्तलात के तौर पे, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरी तकरीर क्योंकि आप मियाँ नवाज शरीफ से कर रहे हैं, इसकी क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट आदमी पे होती है ना, यानी चीफ जस्टिस को पहले बुलवा लिया और आखिर में मियाँ नवाज शरीफ साहब। एक कैसी अजीब बात है कि जिस तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खिताब करवाया गया, उसका इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम से करवा दिया गया, यानी हद ही हो गया। और ये इंशाल्लाह तारीख के अंदर लिखा जाएगा और लोग इसको याद रखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तकरीब में तकरीर की और उसके आखिरी मुकर्रर एक ऐसी शख्सियत थी जो मफरूर है और अदालत को, यानी ऐसे मुजरिम हैं जिनको अदालत ढूंढ रही है, इश्तिहारी मुजरिम, अदालत उनको ढूंढ रही है, बुला रही है, वो नहीं आ रहे, वो ख़त्म कर रहे हैं। ये भी दुनिया की तारीख में एक अनोखा वाक़या हो गया है। अब एक और चीज़, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी क्योंकि एक मफरूर मुल्जिम उसका इख्तिताम कर रहे हैं, लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इस पर नहीं आऊँगा। एक और ख़बर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब ने इसके बारे में वार्न किया है और जो डाटा इमरान खान साहब ने दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि EVMS पर एहतजाज की तरह, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिस्टम है, जब हमने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए पाकिस्तान की कैडिस्ट्रल मैपिंग का आगाज़ किया तो हमें शदीद मुज़ाहमत का सामना हुआ। यानी जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ये रोकते हैं ना, वैसे ही जब इन्होंने पाकिस्तान की डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग शुरू करवाई तो बड़ी मुखालफत आई थी। सरकारी इरादी के सर्वे के पहले मरले के नतीजे से इस मुज़ाहमत की वजूहात अब सामने आई हैं। पता चला है कि ये सारे लोग जो हम मैपिंग कर रहे थे डिजिटल, जब कंप्यूटराइज बना रहे थे सारे ज़मीनों के रिकॉर्ड को, तो ये हमारी मुखालफत क्यों कर रहे थे? सियासी अशराफिया लैंड माफिया के साथ मिलकर जंगलात समेत बड़े सरकारी रकबे पर काबज़ थी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पोल खोला है और अजीबोगरीब जो होशरबा किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो आप सुन लें। नंबर 1, 3 बड़े शहरों की ज़मीनों समेत लैंड माफिया के जेर कब्जा सरकारी इरादी की मजमूई मालियत 5,595 अरब रुपए है। 5,595 अरब रुपए, इतनी बड़ी मालियत की जमीन के ऊपर यह लैंड माफिया काबिज है। दूसरा, जंगलात के जेर कब्जा रकबे की कीमत तकरीबन 1,869 अरब रुपए है। यह भी आप अंदाजा कर लें। जंगलात की जमीनों पर लैंड माफिया के इस कब्जे से पाकिस्तान को जंगलात के मुनासिब हुजम के हवाले से दरपेश मौजूदा कमी में मजीद मुश्किलात पैदा हुई हैं। इस मुसद्दका डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से अब हम अपना इन लैंड माफियाज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है। अब इसकी मजीद डिटेल आप देख लें कि कराची के अंदर 2700 मुरब्बा किलोमीटर जंगलात की ज़मीन है जिस पे जंगल आधा रह गया है। यानी खैबर पख्तूनख्वा में 1,60,000 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, जबकि डिजिटल नक्शे तैयार कर लिए गए हैं जिनकी बुनियाद पर कब्जा माफिया के खिलाफ अब ऑपरेशन होगा और वहां पे दोबारा जंगलात लगाए जाएंगे। स्टेट लैंड के अंदर 50,000 स्क्वायर की मैपिंग की गई है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 1,60,000 एकड़ पर मुश्तमिल 500 अरब रुपए की ज़मीन पर कब्जा है। मावने खुसूसी का कहना था कि यहाँ हमारे जो जंगलात हैं
उनके 30,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कायम है, जिसमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा है। यानी जंगलात की 33% जमीन के ऊपर कब्जा माफिया बैठा हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर। बहुत सी जगहों पर जमीन लेकर उस पर फसलें लगा दी गई हैं, लोग उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं, जमीनों से पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कराची में 2700 मुरब्बा किलोमीटर जंगलात की जमीन है, जिसपे आधे के ऊपर जो है वो जंगल रह गया है, बाकी सारा काट लिया गया है। माजी में हुकूमतें मुकम्मल खामोश रही हैं, कोई वफाकी हुकूमत इस पर नहीं बोली। सूबाई हुकूमत का तो वैसे अल्लाह ही हाफिज़ है वहाँ पे सिंध के अंदर। तो ये तो जनाब आपकी ज़मीनों के साथ किया गया है, सिर्फ जंगलात की। और उसके बाद फिर पोल्यूशन, सैलाब, ज़लज़ले, कुदरती आफात, ये सारी तभी आती हैं जब आप ज़मीन के साथ इस लेवल की ज़्यादती करते हैं। तो नाज़रीन, इसमें अच्छी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा सख्त फैसला कर लिया है। वो ये ज़मीनें अब खाली करवाएंगे, और जिस तरह की मैपिंग अब करवाई गई है डिजिटल इंटरनेट के इस्तेमाल से, गूगल को शामिल करके, इसमें कोई भी काबिज़ अब बैठा नहीं रहेगा। हुकूमत जगह खाली करवाएगी और इन जगहों के ऊपर अब जंगलात लगाए जाएंगे। जंगलात की ज़मीन पे जंगलात ही अच्छे लगते हैं, और ये काम ये हुकूमत तो ज़रूर करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।